हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग को जो फर्स्ट यूनिट पढ़ना है, ये मेरा इस विषय का पहला वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक ऋण हेतु, ठीक है, संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धता, इसके बारे में दोस्तों कुछ पॉइंटें हैं, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ना है। तो वो जो कौन कौन से टॉपिक हैं, संविधान के अनुच्छेद 21A और 29(2) एवं जो 45 इसके अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था का स्थिति थी उसके बारे में देखना है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अनुच्छेद, ठीक है, एवं उपबंधों की जानकारी। और आपका तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अधिकार अधिनियम जो 2009 में इससे अवगत कराना है। और नेक्स्ट पॉइंट है बाल अधिकार क्या है, और राष्ट्रीय बाल नीति और इसमें और इनसे संबंधित संवैधानिक प्राविधान क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लाइनें दी हैं, उसको अच्छे से हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, बहुत विस्तृत हुआ, मतलब अभूतपूर्व प्रगति हुई। ठीक है, संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत में भी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक उत्तरदायित्व समझा गया और उसको स्वीकार भी किया गया। सन 1976 से पूर्व शिक्षा, ठीक है, जो 1976 है उससे पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1976 से पूर्व ये जो शिक्षा व्यवस्था किसका था, यह राज्यों का उत्तरदायित्व था। लेकिन संविधान द्वारा 1976 में एक संशोधन किया गया। संविधान संशोधन के द्वारा एक 1976 में संशोधन किया गया, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। जो आपकी शिक्षा व्यवस्था थी वह राज्य सूची में थी 1976 से पहले, उसको वहाँ से हटा के कहाँ पे डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, जिसके दूरगामी परिणाम हुए, जिसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिले। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया है। ठीक है, अब जब ये समवर्ती सूची में आ गया तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका हो गई। ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप एक अच्छा रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना जो उत्तरदायित्व उसको निभाया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने के लिए देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। ठीक है, इसमें यही बताया गया था, ठीक है, कि एक शिक्षा व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जा सके, एक केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कुछ कार्य थे। इसमें और लाइनें हैं, भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उपबंध हैं जिसका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध है। इसमें बताया जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें अनेक जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं इसमें है, ठीक है, जो शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या इनसे संबंध है। जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत एक आर्टिकल 45 आता है। ठीक है, आर्टिकल्स 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया कि जब ये आपका अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के जब लागू हुआ था 1976 में, उसके बाद 10 साल के अंदर, ठीक है, 10 साल के अंदर जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चे थे उनको निःशुल्क, ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उनसे कोई भी फीस नहीं ली गई, उनको बस स्कूल में दाखिला करके उनको पढ़ाया गया। ठीक है, और बच्चों को सुविधाओं के लिए उनको ड्रेस और खाना पीने का जो भी था मिड डे मील उसकी व्यवस्था भी की गई बाद में चल के। और देखते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क, ठीक है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये 51 क में आता है। इसके अनुसार
हर एक अभिभावक या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के जो बच्चे थे उनको शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए या कराएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। और दोस्तों देखते हैं इसमें मुख्य पॉइंट क्या थी या मुख्य बिंदु क्या थी। ठीक है, तो जो सन 1976 में संशोधन आपको हुआ था उससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट हैं। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों पर दायित्व था। ठीक है, सही बात है। 1976 जब आपका संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले जो आपका शिक्षा व्यवस्था राज्य के ऊपर एक दायित्व था कि वो कैसे उसका निर्वहन करे। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। संविधान में 1976 में किए गए संशोधन के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, यह संशोधन किया गया। उसके बाद जो राज्य शिक्षा थी उसको हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार को शिक्षा संबंधित व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, इसमें जब समवर्ती सूची में आ गया तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों को उस पर विचार करने का या उस पर कोई योजना बनाने का या उन दोनों का निर्वहन करने का अधिकार था। ठीक है, या उनका उत्तरदायित्व था कि कैसे आगे बढ़ सके। ठीक है, और देखेंगे भारतीय संविधान में अनेक उपबंध और धाराएं हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, ये पॉइंट दोस्तों हो गई थी। फिर इसमें है ये उपबंध संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार आदि में संकलित भी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है। ठीक है, इसके अनुसार इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 का। आपका अनुच्छेद 21 का में क्या आता है? 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। आगे दोस्तों ये पॉइंट आएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक मैं इसमें कुछ लाइनें देखता हूँ। देश तथा समाज के लिए उपयोग, सुयोग एवं उत्तरदायित्व नागरिक का निर्माण करने के लिए शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी भी देश का। ठीक है, अगर वहाँ का समाज या देश की उन्नति के लिए सुयोग एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना है तो वो शिक्षा का बढ़ावा देंगे तभी हो। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो समाज या वो देश का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, शिक्षा के प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर। ठीक है, इसमें शिक्षा के तीनों स्तर की बात किया गया है। जो आपका प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक, और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा थी, और ये आपकी उच्च शिक्षा। ठीक है, इन तीनों की बात इसमें की गई है। इन तीनों में से जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, इसका समग्र शिक्षा व्यवस्था का आधारशिला। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी यह आधारशिला थी समग्र शिक्षा की, क्योंकि एक बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी प्राथमिक से ही स्टार्ट होती है, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा से ही। जब तक बालक का नींव मजबूत नहीं होगा तब तक वो आगे और मजबूती से बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए दोस्तों इसमें प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, कि कैसे इसको सुदृढ़ और अच्छा बनाया जाए। और इसमें देख लेते हैं, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 के में, ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए, ठीक, जो 6 से 14 तक के उम्र के सभी बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें और देखते हैं, परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है, उसके बाद जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में, ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद आपका 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। ठीक है, मतलब कि आपको जो 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ उसके अनुसार जो आपका अनुच्छेद 21 था, इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका जो बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया, 21 में 21 का जोड़ा गया। और इसमें देखते हैं, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। ठीक है, संसद ने कब 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। 2009 में ये पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को संसद में। और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जब राष्ट्रपति का इस पे साइन हो गया, उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई, तो 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, जब राष्ट्रपति की इसमें हरी झंडी मिल गई तो उसके बाद 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र हैं उसमें इसको प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। इसके बाद हर एक बच्चे को शिक्षा का क्या हो गया, कानूनी, ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। हर एक बच्चे का अधिकार हो गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, हर एक बच्चे को। ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी का क्यों न हो। अब इसमें और लाइन देखेंगे, अनुच्छेद 29(2) में, ठीक है, आपका जो अल्पसंख्यक की इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय हैं जिनकी अपनी रुचि या शिक्षा संस्था के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगी। मतलब कि अनुच्छेद 19(2) में बताया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, ठीक है, इनको भी अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करने का अधिकार था। ठीक है, और उनके अनुसार उनको वो पढ़ने का भी अधिकार था। इसके विरुद्ध सरकार इसमें क्या कर सकती है, इन अल्पसंख्यक के विरुद्ध कोई भी विभेद नहीं कर सकती है। ठीक है, इनको धार्मिक रूप से आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, संप्रदाय के प्रबंध इसमें देख लेते हैं, विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में है। ठीक है, यही दोस्तों अनुच्छेद 29(2) में दर्शा गया है। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनकी बात की जा रही है। और देखते हैं कुछ लाइन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों को निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस जो अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है अनुच्छेद 21 क के अनुसार। ठीक है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को ये दायित्व निर्धारित करना है। ठीक है, तो इसके मतलब कि अधिनियम में 7 अध्याय और 38 क्या है, खंड है। तो इन मुख्य जो अध्याय हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, यही दोस्तों आपका मेन सारांश है इस चैप्टर का। तो इसमें देखते हैं अध्याय फर्स्ट, इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना रूप पहले देख लेते हैं। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। ठीक है, खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। तो चलिए कुछ लाइनें देखते हैं। सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। ठीक है, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, इसकी बात की गई है। सेकेंड आपकी है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। और आपकी जो तीसरी पॉइंट है विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि जो विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल जैसे प्राइवेट कॉलेज जो हो गए उनकी बात की जा रही है। आपका अध्याय 2 में देखेंगे, इसमें दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अपने उनके जो गांव के अगल स्कूल या गांव में ही स्कूल हो वहाँ पे 6 से 14 वर्ष हर एक बालक को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, वो भी निःशुल्क। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है। इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अपनी जो उस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है उसको पाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क या खर्च देने की जरूरत नहीं है। और तीसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वो
बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। जैसे उसकी उम्र 9 है, 10 है, तो उसके अनुसार वो अपने कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार है। ठीक है, उस बच्चे को क्या है, अपने कक्षा के स्तर तक आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें दिया है कि बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। मतलब आज इस स्कूल में है, कल चाहे तो वो अपनी रुचि के अनुसार दूसरे स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चों को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार है। आप अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो इसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें और अभिभावक जो है, इनका दायित्व के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारें को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। ठीक है, इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर ही सरकार और स्थानीय जो वहाँ की सरकारें हैं उनको पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा, मतलब कि बच्चों के आसपास। अब सेकेंड पॉइंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के मतलब कि शिक्षा के लिए जो भी पैसे हैं, धन है, उसका केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदारी से निवारण करें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो थर्ड पॉइंट में कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च के निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की बात किया जा रहा है इसमें। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राष्ट्रीय जो पाठचर्या है उसका फ्रेमवर्क तैयार करेगी, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, और इसमें देखते हैं और पॉइंट, शिक्षकों को प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि शिक्षक के प्रशिक्षण के मापदंड भी लागू होगा कि उनको, और इसमें दिया गया है कि नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक तकनीक सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी, आपकी जो केंद्र सरकार है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी। और पॉइंट देखते हैं, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो। ठीक है, ये केंद्र और राज्य का दायित्व है कि जो कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्यालय भवन शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन शिक्षक या शिक्षक सामग्री से जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी नीड्स हैं, ठीक है, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षक के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। ये भी इस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है। आप देखते हैं इसमें, प्रत्येक अभिभावक, ठीक है, का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएंगे या एडमिशन कराएंगे या स्कूल भेजेंगे। ठीक है, ये एक अभिभावक का दायित्व होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार कराने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देख रेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए
आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। ठीक है, इसमें बात किया गया था बट उसमें लागू नहीं हुआ था। आपका अध्याय 4 में क्या है, स्कूल और शिक्षक का दायित्व। स्कूल का क्या दायित्व होगा, एक टीचर का क्या दायित्व होगा, इसमें ये बातें कही गई। चलिए इसको देखते हैं। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगी। निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन जो विशेष श्रेणी या जो निजी समुदाय के स्कूल हैं या विद्यालय हैं, ठीक है, इनको भी हर एक मतलब कि पहली कक्षा में 25% जो सीट वो रिजर्व रखनी होगी, आरक्षित रखनी होगी। किन बच्चों के लिए, जो आर्थिक रूप से निर्बल हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए 25%। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक या बच्चों के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। इसमें साफ साफ स्पष्ट बातों में ये कहा गया है। और लाइन देखते हैं। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना, ठीक है, 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। ऐसा करने पर, चंदा लेने पर या उनसे फीस लेने पर, ठीक है, उस विद्यालय के टीचर को या वहाँ के जो प्रिंसिपल उनको क्या करना पड़ेगा, 10 गुना अधिक अर्थदंड देना पड़ सकता है ऐसा करने से। बच्चों की उम्र निर्धारित जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें साफ साफ बातों में स्पष्ट किया जा रहा है कि बच्चों की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा होना चाहिए, जो कि 1986 के अनुसार है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अभाव है, इसके मतलब किसी बच्चे के पास नहीं है, तो उसको प्रवेश देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। एक और पॉइंट देखते हैं। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। वो 6 से 14 वर्ष के, जो मतलब कि आपके 1 से लेकर 8 तक हैं, ठीक है, इन सब बच्चों को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको पूरी की जाएगी। और देखते हैं। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी दंड हो, शारीरिक या मानसिक, उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसे किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक, ठीक है, कार्रवाई की जा सकती है ऐसा करने पर उसके खिलाफ। और देखते हैं। अनुदान न पाने वाले, ठीक है, निजी स्कूलों को छोड़कर, ठीक है, जो अनुदान नहीं पाने वाले निजी स्कूल है उनको छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। ऐसी बात इसमें कहा गया है। देखते हैं। शिक्षक के दायित्व निम्नलिखित होंगे। तो जो शिक्षक के क्या दायित्व होंगे देखते हैं। पहला है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, जो टाइमिंग है उसके कुछ पहले ही विद्यालय में उपस्थित होना। सेकेंड है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारित समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना, जो समय अवधि है उसी पे उस विषय को कंप्लीट कराना। प्रत्येक बच्चों की सीखने की योग्यता का आकलन करना कि बच्चे कितना सीखे हैं, इसका आकलन करना। नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चों की नियमितता उपस्थित सीख और सीखने में प्रगति के बारे में चर्चा करना अभिभावक से एक टीचर का दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना। अध्याय 5 जिसमें बात किया गया है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के
देश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसमें देखते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देगा। कौन कौन सी बातें देख लेते हैं। पहला है संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता। सेकेंड है बच्चों की समग्रता में विकास। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का निर्माण व पूर्ति सीमा तक करना। नेक्स्ट है बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीकों से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना। और नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा। ठीक है, वहाँ का जो मदर टंग और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसी के अनुसार उसी के भाषा में बच्चों को ज्ञान देना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को भय, सदमा या चिंता मुक्त बनाना और उसे अपने विचार को खुलकर कहने में क्या है सक्षम बनाना। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। आपका अध्याय 6 इसमें क्या बताया जा रहा है बाल अधिकारों का संरक्षण। जो बाल अधिकार दिए गए हैं उसका संरक्षण कैसे होगा अध्याय 5 में किया गया है, बताया गया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन लिए सिफारिश करेंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ बातों में स्पष्ट किया जा रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जो राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग है वो अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा भी करेंगे और उन पर प्रभावी जो क्रियान्वयन है उसके लिए सिफारिश भी करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। ठीक है, मतलब कि इसके अंतर्गत आप कोई भी शिकायत है उसको आप दर्ज करा सकते हैं और अधिकारी उसका यथाशीघ्र उस मामले की निपटारा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद इसका गठन कौन करेगा वो केंद्र सरकार करेगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवों लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि बाल विकास जो है ठीक है मतलब प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र के अनुसार जो अनुभवी लोग हैं उनको रखा जाएगा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। और देखते हैं अध्याय 7। ठीक है, यहाँ पर आखिरी अध्याय है, अन्य प्रासंगिक बातें इसमें है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार और अस्थायी प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है। सेकेंड पॉइंट है इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्थानीय प्राधिकरण, स्कूल प्रबंधन समिति और इन अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य को कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, इस द्वारा किया गया कोई भी कार्य पे आप क्या मुकदमा वैधिक प्रक्रिया नहीं चला सकते हैं। अब देखते हैं मुख्य बिंदु इसमें। तो जो हम लोग पढ़े इसका मुख्य बिंदु क्या है 86 जो आपका संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान
करना मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा 4 अगस्त 2009 में अधिनियम को पूर्ण रूप में पारित किया गया। 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया और बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षक के दायित्व भी निर्धारित किए गए। ठीक है दोस्तों, जो आपका बाल अधिकार है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कहीं भी अगर गलती है तो आप उसको बता सकते हैं, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।